सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो आप लोग ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो टॉपिक 4 है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी उसको कंप्लीट करें। कल हमने जो है थोड़ा सा डेविस की जो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी है उसके बारे में पढ़ लिया था। आपकी कल जो क्लास है वो थोड़ी सी लेट शुरू हुई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, बट आपकी क्लास हुई थी। अगर वो क्लास किसी ने नहीं देखी है तो वो क्लास आपकी जो रिकॉर्डेड क्लास है उसमें शो हो जाएगी, आप वहां से चेक कर लेना। और दूसरा देखो, आपका अभी जो एक आपका कह सकते हैं एक बीमारी चल रही है जिसको बोला जाता है आई फ्लू। आई फ्लू बहुत फैल रहा है तो सब अपना बच के रहो, अपने गोक्स वगैरह डाल के रखो। अगर किसी को भी हो जाते तो अपनी जो प्रिकॉशंस है वो प्रॉपरली लो, ठीक है। और आज हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक 4 लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें हमने कल अपना डेविस का किया था। अगर आप ये बोलते हो कि मैम थोड़ा सा डेविस का एक बार ओवरव्यू दे देना, तो मैं दोबारा से आपको ओवरव्यू दे दूंगी। मेरे को एक बार बता दो। गुड इवनिंग भास्कर, एक बार मेरे को बता दो। गुड इवनिंग अजय, कि आपको जो कल वाला टॉपिक है क्या डेविस की थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताऊं और फिर आगे जो आपका पैंक की आपको डेवलपमेंट थ्योरी करनी है और आपकी साथ ही साथ एलसी किंग की जो डेवलपमेंट थ्योरी है वो करनी है। और उसके बाद जो स्लोप होता है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्लोप के बारे में पढ़ के स्लोप के एलिमेंट होते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्लोप के कितने एलिमेंट होते हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से स्लोप पे इरोजन सबसे ज्यादा होता है, कौन से स्लोप पे डिपोजिशन सबसे ज्यादा होता है। हाँ अजय, मैं रिपीट करा दूंगी, ठीक है। तो 1-2 मिनट वेट करके उसके बाद चलते हैं। और देखो, आप लोगों को जो सिलेबस है वो सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। हमारी जब क्लास हो, अब मैं जैसे ही आपकी पीपीटी शुरू करूंगी तो उस पीपीटी में सबसे पहले आपका जो सिलेबस है वही होता है। जैसे अभी हमारी जो यूनिट जियोमॉर्फोलॉजी चल रही है, तो उस जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने शुरुआत में आपकी पीपीटी में आपका सिलेबस होता है और आपको जो पीडीएफ दिया जाता है तो वो सिलेबस दिया जाता है। तो एग्जाम करने के लिए, अगर आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करना है ना, तो उसके लिए आपको उसका सिलेबस टिप्स पे याद होना चाहिए। सिलेबस की समझ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर उसके बाद उसके नोट्स प्रिपेयर करो, अपनी क्लास अटेंड करो, नोट्स प्रिपेयर करो, रिवीजन करो और पीवाईक्यू लगाओ। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के सिर्फ यही तरीके होते हैं, इसी तरीके से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो है वो शुरू करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले ये जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे आप लोगों को जो दिख रहा है वो फिलर फॉर्म ऐप का जो टेलीग्राम चैनल है। यानी कि अगर कोई भी आप में से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा तो वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। वहाँ पे भी आपको क्लास होगी या नहीं होगी इसका अपडेट दे दिया जाता है। और ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम चैनल है। तो आप इनसे जुड़ सकते हो। आपको यहाँ पे क्लास से रिलेटेड तो न्यूज़ मिलेगी मिलेगी, साथ ही आपको जो आपके एग्जाम है उससे रिलेटेड भी आपको सारी अपडेट दिया जाता है, सारी इंफॉर्मेशन दिया जाता है। ये हमारा फिलर फॉर्म ऐप है। इस पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों की कोचिंग अवेलेबल है, नोट्स अवेलेबल है, आपको पीवाईक्यू दिए जाएंगे, मॉक टेस्ट दिए जाएंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको पेपर 1 आप लोगों ने जो हमारे ऐप पे बच्चों ने तो सब्सक्रिप्शन ले लिया है, लेकिन अगर आपके किसी और क्लासमेट को या किसी रिलेशन में किसी को लेना है तो उसको आप क्या करो, सजेस्ट करना कि जो आपके सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पर अगर वो मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 यूज करेंगे तो उन्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा यूजीसी नेट का जो है सिलेबस है। आपकी 10 यूनिट है। इस 10 यूनिट में सबसे पहले हमारी यूनिट चल रही है जियोमॉर्फोलॉजी। उसमें हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल हो गया है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन जियोमॉर्फोलॉजी हो गया है, हमारे ये कॉन्टिनेंट एंड ओशियन का, यानी कि इसमें आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हो चुकी हैं।
और आज हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाला टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे और ये जो आपकी हिल स्लोप थ्योरी, ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो अच्छे से ध्यान लगा के देखो, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मेरे से पूछ लेना। और ये हमारा पूरा जियोमॉर्फोलॉजी की जो यूनिट 1 है, ये उसका सिलेबस लिखा हुआ है। जैसे ही आपका जो जो टॉपिक कवर होता जाएगा, यहाँ पे वो मैं रेड इंक से आपको क्या कर दूंगी, टिक कर दूंगी। ठीक है, तो अब देखो, कल मैंने आपको जो जियोमॉर्फिक थ्योरी है डेविस की, डेविस ने आपकी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, जिसको आपको पता है सबको, जो ये साइकिलिक जो आपका कंसेप्ट है, साइकिल का कंसेप्ट, ये आपका जो डेविस है, डेविस ने दिया था। ठीक है, डेविस ने अपना जो ये साइकिल का कंसेप्ट है, यानी कि इन्होंने ये बताया कि कैसे एक रिवर, यानी कि ये कहते हैं कि कैसे एक रिवर अपनी यूथ स्टेज से मैच्योर स्टेज तक किसी भी लैंड फॉर्म को बदल देती है। ठीक है, ये जब आगे डायग्राम आता है तो उसमें भी समझोगे कि कैसे एक रिवर यूथ स्टेज से आपके ओल्ड स्टेज तक क्या करती है। शुरुआत में आपका जो लैंड फॉर्म होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे जैसे ये रिवर इसका इरोजन करती है तो एंड में ये क्या है, एक छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में बन जाते हैं। छोटे छोटे ये जो टीले होते हैं ना, उनके जैसे बन जाते हैं, और इन टीलों को ही क्या बोला गया, मोनाडनोक। और ये जो बहुत बड़ा बाढ़ का मैदान ये जो बना देते हैं, खाली मैदान में जो बदल देते हैं, उस खाली मैदान को पेनिप्लेन बोला गया है। ठीक है, ये देखो, ये डेविस का कंसेप्ट है, याद रखना। ट्रायो ऑफ डेविस किसे गया है, डेविस ने जो रिवर है, रिवर की 3 स्टेज के बारे में बताया, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। ये यूथ स्टेज में आपका क्या है, यूथ स्टेज में है कि आपकी ये जो नदी है ना, ये देखो, ये नदी पहले यहाँ पे देखो कितने पहाड़ थे, पहाड़ी थी आपके। ठीक है, लेकिन आपके मैच्योर स्टेज में देखो ये लैंड फॉर्म कितने छोटे कर दिए, रिवर ने इसका इरोजन कर दिया है, और एंड में बिल्कुल ये क्या हो गया, एक फीचरलेस प्लेन हो गया। आपको कहीं कहीं छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे टीले दिख रहे होंगे, इन छोटे छोटे टीलों को तो बोला गया है आपके मोनाडनोक, लेकिन ये जो इतना बड़ा फीचरलेस यानी कि बिना आकृति का जो ये प्लेन बच गया है, उसको बोला है आपके विलियम मॉरिस डेविस ने पेनी प्लेन। ठीक है, ओके, तो उसके बाद मैंने आपको ये देखो, ये ट्रायो ऑफ डेविस याद रखना, स्ट्रक्चर, टाइम, प्रोसेस, यानी कि आपके जो ये हिंदी में है, याद रखना, डेविस की तिकड़ी किसे कहा गया है, संरचना को, प्रक्रिया को और समय को। समय को आप जो है स्टेज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो डेविस की तिकड़ी है ये याद रखना। उसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम समझाया था, ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, देखो डायग्राम में है आपका कि जो आपका जो ये विलियम मॉरिस डेविस है ना, इन्होंने 3 स्टेज बताई थी। अभी मैंने आपको बताया यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। और जो आपके डेविस है, डेविस की तिकड़ी किन्हें कहा जाता है, आपके स्टेज को, आपकी प्रोसेस को और आपके स्ट्रक्चर को, कि कैसा स्ट्रक्चर है, हार्ड रॉक है या सॉफ्ट रॉक है। ठीक है, तो ये देखो, ये नीचे आपके कुछ वर्ड दे रखे हैं, जैसे आपका यूथ स्टेज, आपका मैच्योर स्टेज और आपका ओल्ड स्टेज। और ये देखो, ये आपका एक वर्ड दे रखा है मोनाडनोक, एक आपका वर्ड ये दे रखा है बेस लेवल। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बेस लेवल क्या होता है। ये जो बेस लेवल का कंसेप्ट है वो आपके दिया है पावेल ने। पावेल ने ये बताया कि कोई भी जो नदी होती है ना, नदी के इरोजन करने की एक सीमा होती है, और इस सीमा के बाद कोई भी नदी किसी भी लैंड फॉर्म का इरोजन नहीं कर सकती है। ठीक है, ये देखो, ये है, ये कहते हैं कि आपकी जो रिवर है, ये रिवर है ना, क्या नहीं कर सकती, आपका एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद ये इरोजन करना बंद कर देगी। तो देखो, ये रिवर क्या करती है, आपके इस उठे हुए भाग को बिल्कुल क्या है, इस प्लेन में एक
खाली प्लेन में, एक मैदान में बदल देती है, इसको बिल्कुल काट देती है। और ये जो सीमा है ना, इस सीमा के बाद कोई भी नदी इरोजन नहीं कर सकती है। और इस सीमा को क्या बोला गया है? बेस लेवल, या फिर इसको ग्रेडेड लेवल भी बोलते हैं। बेस लेवल का मतलब है आधार तल। आधार तल वो तल है जिसके बाद कोई भी नदी किसी भी लैंडफॉर्म का या आकृति का इरोजन नहीं कर सकती है। ठीक है, आप कहते हैं ना कि नदी अपने बेस लेवल को प्राप्त हो गई, ये पढ़ा होगा। बेस लेवल को प्राप्त होने से मतलब है कि बेस लेवल के बाद नदी किसी भी लैंडफॉर्म का इरोजन नहीं कर सकती, और नदी अपना जो है यूथ स्टेज में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके हैं प्रोसेस। प्रोसेस कौन से लगते हैं? देखो, आपकी पूरी अर्थ पे सिर्फ दो ही प्रोसेस काम करते हैं। आपकी पूरी अर्थ पे दो ही प्रोसेस काम करते हैं। पूरी अर्थ पे दो ही प्रोसेस काम करते हैं। एक होते हैं आपके इंडोजेनेटिक फोर्स, और एक होते हैं आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर जो फोर्स पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं, जैसे आपका ज्वालामुखी फट गया, ज्वालामुखी फटने से क्या हो गया? आपकी अर्थ के ऊपर पहाड़ बन गए। ठीक है, ऐसे ही आपका अर्थक्वेक भी पृथ्वी के अंदर से काम करता है। इसकी वजह से आपके फोल्ड पड़ जाते हैं, कोई भाग ऊपर उठ जाता है, कोई भाग नीचे धंस जाता है, तो इसकी वजह से भी आपके लैंड फॉर्म बनते हैं। इंडोजेनेटिक या अंतर्जात बल वे बल होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम करते हैं और पृथ्वी पर कुछ आकृति या कुछ बनाने का काम करते हैं, आपके इंडोजेनेटिक फोर्स। जबकि आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? जो पृथ्वी पर बाहर से काम करते हैं, जैसे हो गया आपकी हवा, आप यानी कि आपकी विंड, आपका वाटर, ग्लेशियर, सी वेव्स, ये सब क्या पृथ्वी पर बाहर से काम करती हैं। और इंडोजेनेटिक यानी कि अंतर्जात बल ने जो भी ये आपके फीचर बनाए हैं आपके अर्थ पर, उनको बिगाड़ने का काम करते हैं ये एक्सोजेनेटिक फोर्स। ठीक है, अब जो आपके डेविस है ना, डेविस ने एक बात बोली है क्या, जो कि डेविस की थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, वो ये बात बोली इन्होंने कि जब तक किसी भी लैंड फॉर्म का अपलिफ्टमेंट नहीं हो जाता, तब तक इस पे बाहर से इरोजन कार्य नहीं होगा। इरोजन स्टार्ट आफ्टर अपलिफ्टमेंट। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको पता है अभी भी आपके हिमालय बन रहे हैं ना? तो क्या वहां पे अब हवा नहीं चल रही, विंड नहीं चल रही? क्या वहां पे आपकी नदियां नहीं बह रही? नहीं बह रही है ना? तो ये जो है आपका डेविस का क्रिटिसिज्म पॉइंट था। इन्होंने ये बोला कि जो आपकी रिवर है, रिवर जब तक इरोजन शुरू नहीं करती, जब तक लैंड फॉर्म का पूरा अपलिफ्टमेंट नहीं होता, वो वेट करेगा, रिवर वेट करेगी, उसके बाद चलना शुरू करेगी। क्या कभी रिवर ने किसी का वेट किया है? नहीं ना। तो ये इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, और इसलिए इनकी थ्योरी को क्या बोला गया है? डिपेंडेंट मॉडल। डिपेंडेंट मॉडल क्यों बोला गया? क्योंकि इन्होंने बोला कि अपलिफ्टमेंट के बाद इरोजन शुरू होगा, और ये डिपेंडेंट थ्योरी होने के कारण इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया पेंक ने। और पेंक ने बताया कि अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों एक साथ शुरू हो जाता है। जैसे ही कोई भाग उठना शुरू होता है, उस पे बाहर के जो ये कारक है, विंड, एयर, ग्लेशियर, ये सब काम करना शुरू कर देते हैं, और इसलिए पेंक के मॉडल को इंडिपेंडेंट मॉडल कहा गया है। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। ये मैंने आपको अजम्पशंस जो है बता दी हैं, और ये यूथ स्टेज में क्या बनता है ये बता दिया है। मैच्योर स्टेज का हमारा जो है रह गया था। अब पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ तक किसी को क्लियर या कोई भी डाउट है? गुड इवनिंग सविता, गुड इवनिंग रुचि। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट, ये हमारा कल क्लास में ये हुआ था।
ठीक है, क्लास में कल ये समझाया था मैंने, क्लियर है सबको? भास्कर, कौन कौन है क्लास में? भास्कर, अश्विनी, सविता, अजय, रुचि, सबको क्लियर है ना टॉपिक? तो अब हम जो है आज आगे जो आपकी डेविस की थ्योरी है ना उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं। ओके, ये बेटे आप सबके लिए ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब हमने जो आपका डेविस है ना, डेविस की यूथ स्टेज में डेविस ने जो नदी है ना, नदी की 3 अवस्थाएं बताई। यूथ स्टेज यानी कि किसी भी आपका जो इन्होंने जो ज्योग्राफिकल साइकिल है रिवर के ऊपर जो इन्होंने अपना ये साइकिल दी है उसमें बताया। साइकिल का मतलब क्या होता है? साइकिल का मतलब होता है कि कोई भी चीज जहां से शुरू होती है वहीं पे आके खत्म हो जाती है, ये होता है साइकिल का मतलब। तो इन्होंने अपनी जो रिवर है रिवर की सबसे पहली बताई यूथफुल स्टेज। अब यूथफुल स्टेज में इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने ये बताया, सबसे पहले लाइन पढ़ो, ये दे रखी है कि इरोजन स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मास। हिंदी में देख लो कि भूभाग के उत्थान के पूरा होने के बाद कटाव शुरू होता है। ये बोला आपके किसने? आपके विलियम मॉरिस डेविस ने, जो कि इनकी थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म पॉइंट था। सेकंड पॉइंट बोला है कि जो आपके ये द टॉप सरफेस और द समिट्स, समिट्स किसको बोलते हैं? देखो मैं बताती हूँ, ये आपका कोई माउंटेन है, ठीक है, तो समिट बोला जाता है जो आपके किसी भी लैंडफॉर्म का सबसे ऊंचा जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है, सबसे ऊपर उठा वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है सुमिट्स, या फिर आप इसको क्रस्ट भी बोल सकते हैं, और हिंदी में इसका मतलब है श्रृंग भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, सबसे ऊंचे उठे भाग को, ठीक है। तो जो ये आप अब वाटर डिवाइड क्या होते हैं? वाटर डिवाइड होते हैं जो आपकी 2 रिवर सिस्टम, यानी कि एक रिवर ये है, आपकी एक रिवर ये है और इसकी ये ट्रिब्यूटरी है, और दूसरी रिवर ये है और ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो इसके बीच में ना ये आपका ऐसे माउंटेन हो सकते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में एक उठा हुआ भूभाग होता है। इस उठे हुए भूभाग को आप क्या बोलते हैं? वाटर डिवाइड, या हिंदी में बोला जाता है दोआब, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपकी जो यूथफुल स्टेज है ना, यूथफुल स्टेज में आपकी जो नदियां का आपकी जो ये लैंडस्केप है, लैंडस्केप का सबसे ऊपर वाला भाग है या वाटर डिवाइड है, उनका इरोजन नहीं होता, क्योंकि इस यूथ स्टेज में आपकी जो नदी है वो बहुत छोटी और बहुत दूर दूर फैली है, ठीक है। ये हिंदी में देखो कि जल विभाजकों की ऊपरी सतह या शिखर कटाव से प्रभावित नहीं होते। क्यों? क्योंकि नदियां छोटी और दूर दूर फैली हुई हैं। उसके बाद आपका ये थर्ड पॉइंट बोलते हैं कि स्मॉल रिवर्स एंड शॉर्ट ट्रिब्यूटरी आर इंगेज इन हेडवर्ड इरोजन। अब ये बात याद रखना, हेडवर्ड इरोजन क्या होता है? ये देखो, ये आपकी यूथ स्टेज में आपकी नदी बह रही है, ठीक है, पहले नदी ऐसे बह रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ? हेडवर्ड इरोजन क्या होता है? जो नदी है ना, नदी यहाँ से गिरती है ऐसे, जब नदी ऐसे गिरती है ना तो ये जो माउंटेन है, माउंटेन को ऐसे काटने लगती है, काटने लगती है, काटने लगती है, यानी कि पीछे की तरफ काटने लगती है, जो पहाड़ है इसको काट। तो क्या होगा? एक पॉइंट पे आपका जब इतना कटाव हो जाएगा तो नदी क्या करेगी? ये जो माउंटेन है ना, माउंटेन को बिल्कुल ऐसे इतना छोड़ देगी। तो इसकी वजह से देखो, पहले जो नदी का स्पेस वो इतना कम था, अब जो नदी की जो लंबाई है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई, किसकी वजह से? आपके हेडवर्ड इरोजन, या फिर इसको बैक वेस्टिंग भी बोला जाता है। ये देखो, ये मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है कि स्ट्रीम लेंथनिंग,
जब आपका हेडवर्ड इरोजन होगा, हेडवर्ड यानी कि नदी आपके लैंड फॉर्म को पीछे की तरफ काटेगी, तो उसकी वजह से आपकी जो नदी है उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अब आपके ये बता रखे हैं कि यूथ स्टेज में क्या क्या बनते हैं। यूथ स्टेज में आपके पोर्ट होल बनते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये हम जब आपका जियोमॉर्फोलॉजी में फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगी। जैसे रिवर आपके पोर्ट होल बनाती है, वाटरफॉल बनाती है, वैली को गहरा करती है। अब एक बात याद रखना, यूथ स्टेज में जो यूथ स्टेज होती है ना, यूथ स्टेज में कभी भी जो नदी होती है वो घाटी को चौड़ा नहीं करती है। हमेशा यूथ स्टेज में आपकी जो नदी है वो घाटी को गहरा करती है, वैली को क्या करती है, डीप करती है। और आपकी क्या करती है, ये लेटरल इरोजन यानी कि पार्श्विक इरोजन नहीं करती, सिर्फ वैली डीपनिंग करती है। और यहाँ पे देखो आपकी कन्वेक्स कैसा होता है, कन्वेक्स शेप देख लो, कन्वेक्स शेप होती है ऐसे, ये ऐसे। और आपकी कनकेव कैसी होती है, कनकेव को भी देख लो, कनकेव ऐसे अंदर की तरफ, ये आपकी कनकेव और ये आपकी कन्वेक्स। ठीक है, तो इसमें आपके जो ये पहाड़ है इनके जो शेप वो कैसी है, कन्वेक्स शेप है, ऐसी शेप है। और नदी क्या करती है, यहाँ से गिरती है और इस वैली को काटती जाती है, काटती जाती है। तो सबसे पहले बनती है आपकी वी शेप वैली। वी शेप वैली का थोड़ा सा और एक्सटेंडेड रूप हो जाता है आपका गोर्ज, और गोर्ज का भी थोड़ा बड़ा रूप हो जाता है, एक्सटेंडेड फॉर्म है आपकी कैनियन। ठीक है, अब इसमें ये लास्ट वाली बात देखो क्या बोल रखी है कि रैपिड रेट ऑफ वर्टिकल इरोजन एंड वैली डीपनिंग। इसमें क्या होता है आपका वर्टिकली, वर्टिकल यानी कि लंबवत। दो चीजें याद रख लो, एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ईस्ट टू वेस्ट, और आपका वर्टिकल यानी कि आपका नॉर्थ टू साउथ। वर्टिकल में हमेशा क्या होगा, आपकी जो गहराई है वो बढ़ेगी, जबकि आपके हॉरिजॉन्टल में जो आपकी चौड़ाई है वो बढ़ेगी। तो यूथ स्टेज में आपका वर्टिकल इरोजन ज्यादा होता है, इसका मतलब आपकी वैली की जो गहराई है वो ज्यादा होगी। ठीक है, हिंदी में देख लो क्या बोल रखा है, हिंदी में भी आपको मैंने एक पॉइंट समझा दिया है, दूसरे पॉइंट भी समझा दिया। तीसरा पॉइंट है कि आपकी जो छोटी नदियां हैं और आपकी सहायक नदियां हैं वो ऊपरी कटाव में लगी हुई है, यानी कि ऊपरी कटाव यानी कि हेडवर्ड इरोजन करती है, जिसकी वजह से उनकी लंबाई जो है वो बढ़ जाती है नदियों की। हेडवर्ड इरोजन आप सबको पता है ना, क्या है हेडवर्ड इरोजन, अभी अभी बताया है। अगर किसी को नहीं समझ में आया कि हेडवर्ड इरोजन क्या होता है तो वो दोबारा से पूछ ले, उसको दोबारा से बता दूंगी कि हेडवर्ड इरोजन क्या होता है। उसके बाद देखो यूथ स्टेज में जो नदी है वो क्या क्या बनाती है, आपके पोर्ट होल घाटी को गहरा करती है, कन्वेक्स जो है स्लोप हो जाते हैं, ऊर्ध्वाधर कटाव करती है और घाटी को गहरा करती है। ठीक है, तो ये थी आपकी यूथ स्टेज। अब यूथ स्टेज के बाद रिवर आ जाती है मैच्योर स्टेज में। मैच्योर स्टेज में क्या होता है, रिवर अब वर्टिकल यानी कि नॉर्थ साउथ इरोजन नहीं करती, हॉरिजॉन्टल यानी कि नदियों की चौड़ाई बढ़ाना शुरू कर देती है, और आपकी जो गहराई है वो बंद हो जाती है, इसमें चौड़ाई ज्यादा होती है। ये देखो, लेटरल इरोजन एंड वेल इंटीग्रेटेड ड्रेनेज नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, वर्टिकल इरोजन और वैली डीपनिंग इज रिड्यूस्ड, यानी कि आपका जो ये वर्टिकल इरोजन है लंबवत यानी कि गहरी करने वाली चीज ये खत्म हो जाती है, वैली वाइडनिंग इंक्रीज हो जाती है, यानी कि घाटी का चौड़ा होना बढ़ जाता है। और इसमें जो चैनल में ग्रेडियंट्स हैं वो कम हो जाते हैं, आपकी जो रिवर की स्पीड है वो भी कम हो जाती है। रिवर और रिवर की जो कैपेसिटी है बाहर को लोड को अपने साथ ले जाने की, वो कैपेसिटी भी कम हो जाती है नदी की। ठीक है, ये होता है आपका मैच्योर स्टेज। मैच्योर स्टेज को हिंदी में देख लो परिपक्व अवस्था, यानी कि इसमें आपका पार्श्व, पार्श्व क्या कहते हैं, आपके जो किनारे है उसकी चौड़ाई बढ़ती है, जबकि आपकी जो गहराई है नदी की वो घट जाती है।
घाटी का चौड़ीकरण होता है इसमें, जबकि घाटी का गहरा होना उल्लेखनीय रूप से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसमें आपके नदियों के चैनल ढाल, जो नदी की आपका स्लोप है, नदी का जो स्पीड है पानी की, वो भी कम हो जाता है इस मैच्योर स्टेज में। ठीक है। अब आपका है ओल्ड स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टाइम रिवर कौन सी स्टेज को कंप्लीट करने में लेती है, तो रिवर सबसे ज्यादा टाइम ओल्ड स्टेज को कंप्लीट करने में लेती है। ये क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, किसी को भी नहीं बोलना है, यहीं पे अंडरलाइन या अपने नोट्स में ऐड कर लो कि सबसे ज्यादा रिवर की कौन सी ऐसी स्टेज है जिसमें नदी अपना सबसे ज्यादा समय लगाती है, या नदी का समय इरोजन और डिपोजिशन करने में सबसे ज्यादा लगता है। तो सबसे लार्जेस्ट आपकी जो स्टेज है वो है आपकी ओल्ड स्टेज। ठीक है। ओल्ड स्टेज में क्या होता है, आपका टोटल आपका जो घाटी का चौड़ा होना, लेटरल इरोजन का मतलब क्या है, लेटरल इरोजन का मतलब क्या है, अभी अभी बताया ना। लेटरल इरोजन का मतलब है घाटी का पार्श्विक अपरदन। पार्श्विक अपरदन यानी कि किनारों का अपरदन। जब किनारों का अपरदन शुरू हो जाएगा तो आपकी जो रिवर है, रिवर की चौड़ाई बढ़ेगी। अब इस ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि वैली का लेटरल और जो वैली का वाइडनिंग यानी कि चौड़ा होना, वो क्या है, अभी भी एक्टिव प्रोसेस है, लेकिन उतना एक्टिव नहीं है जितना आपका मैच्योर स्टेज में है। इसमें क्या है, आप जो वाटर डिवाइड है ना, वाटर डिवाइड पहले इतने ऊपर उठे हुए थे, अब ये क्या है, इनका आकार छोटा छोटा हो जाता है। ठीक है। बैक वेस्टिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और इनका आकार घट जाता है। यहाँ पे आपकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, इस स्टेज में आपकी जो किनारे हैं, किनारों का इरोजन तो हो रहा है, लेकिन कोई वर्टिकल इरोजन यानी कि लंबवत इरोजन नहीं हो रहा, कोई गहराई नहीं बढ़ रही है। और इसमें कहते हैं कि आपकी जो वैली है ना, वैली लगभग आपकी समतल हो जाती है और कनकेव स्लोप हो जाती है। और ये कहते हैं कि जो पूरा आपका लैंडस्केप है वो किस से ढका हुआ है, आपके छोटे छोटे ये क्रस्ट से, आपकी छोटी छोटी स्लोपिंग वैली से। ठीक है। फ्लड प्लेन, इसमें इस स्टेज में आपके जो है मिएंडर बनते हैं, मोनाडनोक बनते हैं। ठीक है। और ये जो आपके एक्सट्रीमली लो लेवल जो रिलीफ होते हैं इसको बोला जाता है मोनोक। और जो फीचरलेस आपका ये प्लेन होता है, इस फीचरलेस प्लेन को बोला गया है पेनी प्लेन। अगर यहाँ तक किसी को नहीं समझ में आए तो वो पूछ लो, हिंदी में दोबारा देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट आपको याद करने हैं, पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन आते हैं। कोई अगर आप नोट्स अच्छे से पढ़ते हो तो यहीं से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। तो पुराने चरण में ये क्या बोलते हैं, पुराने चरण में बोलते हैं कि आपकी जो अब घाटी का चौड़ीकरण है, यानी कि घाटी का चौड़ा होना अभी भी सक्रिय है, लेकिन घाटी का गहरा होना और जो बैक वेस्टिंग है वो क्या है, उसमें कमी आई है। इसमें जो ऊंचाई है, ऊंचाई में भी यानी कि लैंडफॉर्म की ऊंचाई में भी कमी आई है। फोर्थ पॉइंट ये देखो कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर जो क्षरण है, इरोजन है, वो नहीं होता है। और घाटी के जो पार्श्व है यानी कि आपका लेटरल इरोजन तो हो रहा है, आपकी घाटी के किनारों का इरोजन तो हो रहा है, लेकिन नदी की जो आपकी चौड़ाई है वो नहीं इंक्रीज हो रही है। और लास्ट में ये पूरा क्या है, एक फीचरलेस प्लेन में बदल जाता है। और उस फीचरलेस प्लेन को आपके क्या बोला गया है, विलियम मॉरिस डेविस के द्वारा बोला गया है पेनी प्लेन। और इस पेनी प्लेन में छोटी छोटी आपकी रेजिडियल हिल्स है, इन रेजिडियल हिल्स को क्या बोला गया है, आपका मोनाडनो। ठीक है। अब पहले कोई भी मुझे ये बताओ कि आपको कोई डाउट यहाँ तक, ये हमने, हाँ जी, बैंक का है इंडिपेंडेंट मॉडल। बैंक का इंडिपेंडेंट मॉडल है
ये हमने विलियम मॉरिस डेविस के मॉडल की स्टेज पढ़ ली। अब बस हमें विलियम मॉरिस डेविस का जो आपका थ्योरी है उसका क्या करना है, इवेल्युएशन करना है, यानी कि क्या नेगेटिव पॉइंट है और क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये देखो, ये है आपका इवेल्युएशन ऑफ डेविस मॉडल ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इनके जो मॉडल है, मॉडल में क्या पॉजिटिव बातें हैं। सबसे पहले देखो, इनका जो आपका मॉडल है, डेविस मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल इज हाईली सिंपल एंड एप्लीकेबल, यानी कि ये कहते हैं आपका जो डेविस है, डेविस का मॉडल बहुत ज्यादा सिंपल है और ये एप्लीकेबल है। हर आपका जो तथ्य है, फैक्ट है, जो भी अभी जो करंट में चीजें चल रही है उन पर इनका ये जो मॉडल है डेविस का ज्योग्राफिकल साइकिल का, वो अप्लाई भी होता है। उसके बाद बोलते हैं ये बहुत ज्यादा सिंपल और एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, यानी कि बहुत इजी वर्ड यूज करते हैं ताकि जो आपका नॉर्मल से नॉर्मल पर्सन है वो भी इनकी लैंग्वेज को समझ जाए। थर्ड है ये कि जो डेविस का मॉडल है वो किस पे बेस्ड है। डेविस बेस्ड हिज मॉडल ऑन डिटेल्ड एंड केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन। फील्ड ऑब्जर्वेशन यानी कि जहां पर नदी है, जिस नदी का पेंसिल्वेनिया में इन्होंने सर्वे किया है, ऐसे लिखा है, वहां पे ये खुद गए, खुद जाके उस नदी को देखा, उसके बेसिन को देखा और फिर इन्होंने अपना ये ऐसे दिया और ये आपकी रिवर पे साइकिलिक कंसेप्ट दिया। अब ये बोलते हैं जो डेविस की थ्योरी है ना, वो हटन के जो साइक्लिक नेचर है इसके बहुत बाद में आया है। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो आपका ये जो डेविस का मॉडल है ना, ये जो आपका करंट के जो जियोलॉजिकल आपके कंसेप्ट चल रहा है, जैसे अभी बेस लेवल का कंसेप्ट है, तो इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बेस लेवल के बारे में भी बताया था। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट कहते हैं कि इनका जो मॉडल है ये प्रिडिक्शन यानी कि फ्यूचर प्रिडिक्शन को भी इसने अपने अंदर समाया हुआ है, और जो हिस्टोरिकल यानी कि जो हिस्ट्री में जो भी घटना हुई उसका भी ये साफ साफ क्या करता है, ब्यौरा देता है कि कैसे लैंडफॉर्म का इवोल्यूशन हुआ। हिंदी में देख लो कि जो डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल है वो अत्यधिक सरल और लागू होता है, बहुत ही अभिव्यंजक यानी कि इजी लैंग्वेज का उपयोग किया और बहुत स्पष्ट और समूहक वर्ड में इन्होंने अपनी ये थ्योरी या मॉडल दिया है। और डेविस ने अपने मॉडल को क्या बोला, बहुत विस्तृत और सावधानी पूर्वक क्षेत्रों पर अवलोकनों पर इन्होंने क्या किया, आधारित किया है। और हटन का ये जो आया था ऐसे, इसके बड़े लंबे अंतराल के बाद डेविस ने अपना ये जो है मॉडल दिया था। और इस मॉडल ने आपका जो फ्यूचर की प्रेडिक्शंस है, वर्तमान की भूवैज्ञानिक विचारों को भी क्या किया है, ऐड किया, जैसे आपका आधार स्तर। ठीक है, अब है कि इनकी थ्योरी के नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या हैं। तो इनकी थ्योरी के नेगेटिव एस्पेक्ट में सबसे पहले ये याद रखो, इन्होंने क्या बोला कि डेविस का जो कंसेप्ट है अपलिफ्टमेंट, इन्होंने बोला है ना कि इरोजन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक अपलिफ्टमेंट, पहाड़ अपनी मर्जी से जितना ऊपर उठना चाहे पहले वे ऊपर उठ ले, फिर उसके बाद हवा पानी इन पे काम करेगा। तो इसकी वजह से इनकी थ्योरी को क्या लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख लेना डिपेंडेंट मॉडल। आपसे पूछ सकते हैं कि विलियम मॉरिस डेविस की थ्योरी को डिपेंडेंट मॉडल क्यों बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला कि जो डेविस का ये मॉडल है, ये जो साइकिल ऑफ इरोजन का पूरा करने का एक चक्कर के लिए इन्होंने बोला कि जो आपका क्रस्ट है ना, क्रस्ट में स्थिरता की जरूरत है। ठीक है, लंबी स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी रियल लाइफ में सिचुएशन नहीं होती है कि आपकी अर्थ स्टेबल रहे। आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी होती है। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब है आपकी प्लेट एक दूसरे से दूर भी जाती हैं, कहीं पे प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं, तो इसकी वजह से हमारी पृथ्वी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, जो कि हम ये स्टेबिलिटी का कंसेप्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्रूव कर चुके हैं।
उसके बाद अब इंग्लिश में ये देखो कि इनके मॉडल को क्या बोला जाता है, टाइम डिपेंडेंट सीरीज। वहीं पे आपके पैंक ने अपने मॉडल को बोला है टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज। टाइम डिपेंडेंट क्यों बोला है या टाइम इंडिपेंडेंट क्यों बोला है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद जो डेविस है, डेविस ने आपके 3 चीजों को इंक्लूड किया, दैट इज स्ट्रक्चर, सेकंड इज प्रोसेस एंड थर्ड इज टाइम अपने इस मॉडल में। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो बता दो। ये यहाँ पे भी देख लो, समय निर्भर श्रृंखला यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज पर ये अपना क्या थे, बेस्ड थे। और डेविस ने अपने मॉडल में किसको इंक्लूड किया, तिगड़ी, 3 तिगड़ी ऑफ डेविस क्या है, संरचना, स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम को शामिल किया है इन्होंने। अगर ये मॉडल विलियम मॉरिस डेविस का नहीं समझ में आया है और क्या समझ में नहीं आया है तो ये भी मेरे को बता दो कमेंट करके, ताकि अगर आपको कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट क्लास को वो करवा देती हूँ। अब मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि किसी को कोई भी डाउट। सविता, रुचि, भास्कर, अश्विनी, अजय, कोई भी डाउट आपको क्लास के रिगार्डिंग। और आपका जो जो ये वर्ड दिया जाता है इनको आप साथ साथ कमेंट में लिख लिया करो ताकि आपको यही पे याद हो जाए। ठीक है, तो अब देखो हमने विलियम मॉरिस डेविस का पढ़ लिया ना। अब विलियम मॉरिस डेविस का पढ़ लिया तो अब हमें पढ़ना है पैंक का, क्योंकि पैंक का मॉडल याद रखना आया ही क्यों था, पैंक का मॉडल आया ही इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके विलियम मॉरिस डेविस के क्रिटिसिज्म करने के लिए, उनके क्रिटिसिज्म के लिए ही इन्होंने अपना ये जो है ये कंसेप्ट यानी कि अपनी ये जो थ्योरी है ये दी है, जियोमॉर्फिक मॉडल ऑफ पैंक। अब आपसे क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, एक डिफरेंस तो आपको डेविस और पैंक के बीच में पता है कि डेविस ने टाइम डिपेंडेंट मॉडल दिया था जबकि आपके पैंक ने टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल दिया था। ठीक है, अब हिंदी में पहले शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि जो आपका डब्ल्यू पैंक है, पैंक शायद ही अपनी दुनिया के सबसे गलत समझे जाने वाले भू आकृति विज्ञानी हैं। ठीक है, ये अभी ये निश्चित नहीं है कि उन्होंने जो भू आकृति विकास है, भू आकृति विकास के संदर्भ में अपना जो मॉडल दिया उसमें चक्रवर्ड का प्रयोग इन्होंने ही सबसे पहले किया है या नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो ये इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इनका ये जो जियोमॉर्फिक मॉडल है पैंक का वो किस बुक में पब्लिश हुआ, उनकी डाइमॉर्फोलॉजाइज एनालिसिस इन 1924, या फिर आप बोल सकते हो मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ये देखो ये लिख रखा नीचे मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस के नाम से इनकी बुक है जो कि 1924 में छपी और इसमें ही इन्होंने अपना ये फेमस मॉडल दिया और इनके मॉडल को जाना जाता है टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल के नाम से। ये देखे इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट जर्मन साइंटिस्ट वॉल्टर पैंक प्लीडेड फॉर द रिजेक्शन ऑफ डेविस मॉडल ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल। ठीक है, तो ये कहते हैं कि आपके जो जर्मन साइंटिस्ट है वॉल्टर पैंक, इन्होंने प्लीज किया था कि जो डेविस है डेविस के मॉडल को क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि उनका मॉडल टाइम बेस्ड है, टाइम डिपेंडेंट है, जबकि उसके विरोध में ऑपोजिशन में इन्होंने अपना मॉडल दिया टाइम इंडिपेंडेंट सीरीज। टाइम इंडिपेंडेंट का मतलब है कि आपका अपलिफ्टमेंट और आपका इरोजन दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपके लिए स्टेटमेंट है ये इंपॉर्टेंट और ये बुक याद कर लेना जो हाईलाइटेड है, मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजाइज एनालिसिस। अब पैंक कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि लैंड फॉर्म कैसे बनता है,
ये कहते हैं लैंड फॉर्म जो है ना, यानी कि कोई भी जो आपकी पृथ्वी पर शेप बनती है, शेप में आपके चाहे वो पहाड़ हो, चाहे आपके मैदान हो, चाहे वो आपका प्लेटो, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं आपके इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के इंटरेक्शन की वजह से। यानी कि आपका दो बल है ना, दो बल अभी बताए, जो पृथ्वी के अंदर से लगने वाले बल है वो पृथ्वी पर क्या काम करते हैं? कुछ भी माउंटेन, प्लेटू, रॉक, किसी को भी बनाने का काम करते हैं। जबकि आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? डायस्ट्रोफिक फोर्स, यानी कि विनाशकारी आपके प्रोसेस, तो वो क्या करते हैं? इन इंडोजेनेटिक फोर्स द्वारा बनाए गए मैदान को इरोजन करके क्या कर देते हैं? बिल्कुल प्लेन एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए पेंक ने बोला है कि जो लैंड फॉर्म है, लैंड फॉर्म का विकास होता है आपके दोनों इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक फोर्स के रेशियो के बीच में। ठीक है, ये बताया जा सकता है कि जर्मन वैज्ञानिक वोल्टर पेंक ने भू आकृति विकास की समय निर्भर श्रृंखला पर आधारित भौगोलिक चक्र के डेविएशन मॉडल को क्या किया? अस्वीकार कर दिया और अपना स्वयं का मॉडल उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसे टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल, यानी कि समय पर निर्भर न रहने वाला मॉडल किसका था? आपके पेंक का, वोल्टर पेंक का। ये देखो, ये है आपके वोल्टर पेंक। अगर किसी ने वोल्टर पेंक को नहीं देखा तो ये देखो, वोल्टर पेंक लिख रखा है। ये उनकी सारी प्रोफेशनल एक्टिविटी है। कहाँ पे जन्म हुए थे? वियना में। सन ऑफ एल्बर्ट पेंक के सन है। ये इनकी बुक है मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर किसी को कोई भी डाउट है आपके विलियम मॉरिस डेविस से रिलेटेड तो बता देना। आप देखो, ये जो आपके विलियम मॉरिस डेविस है ना, इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ प्रीमाइस का मतलब क्या होता है? कुछ स्टेटमेंट यूज की हैं, यानी कि ये कुछ आपकी क्या हैं? आपकी एजम्पशंस हैं। जब भी हम कोई भी थ्योरी देने चलते हैं, कोई भी थ्योरी प्रूफ करने चलते हैं, तो उससे पहले हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस आपकी एज्यूम्ड स्टेटमेंट होती है, यानी कि हम एज्यूम करके, मान करके चलते हैं कि ऐसा हो सकता है। जो रियलिटी में होगा वो तो अलग बात है, बट आपका क्या होता है? प्रीमाइस में हम अजम्पशन होती हैं, अजम्पशन। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या एजम्पशन दी? द मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी रीजन of the earth's surface is the result of competition between crustal movement and denudation process। ये वही बात कह रहे हैं कि कोई भी अगर आपका मोर्फोलॉजिकल लैंडस्केप बनता है तो उसके बनने की वजह क्या है? कि आपके इंडोजेनेटिक और आपके एक्सोजेनेटिक फोर्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, और तभी आपका क्या होता है? कोई भी लैंड फॉर्म बनता है। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। अब देखो, ये सेकंड पॉइंट की वजह से ही आपके पेंक ने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने बोला था कि जो लैंडस्केप का डेवलपमेंट है वो क्या है? टाइम इंडिपेंडेंट। अब ये टाइम इंडिपेंडेंट क्या होता है? ये देखो, ये कहते हैं कि कोई भी आपका क्या, एक मिनट, ये कहते हैं कि कोई भी आपका क्या है? भूभाग, और उस भूभाग पर कोई माउंटेन बन रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके पानी और हवा बाद में काम करेंगे, नहीं। जैसे जैसे ये ऊपर उठ रहा है, इस पे जो आपका इरोजन है वो भी हो रहा है, आपकी वेदरिंग है वो भी हो रही है, सब कुछ झेल रहा है। तो इसलिए आपके इनके मॉडल को क्या बोला जाता है? टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल। ठीक है, अब देखो, इन्होंने, इनका जो ये है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो स्टेजेस है ये आपके एग्जाम में पूछी गई थी। जो भी ये लिखी हुई है ना तीनों, एंटविंचक्लिंग, इन्होंने बताया कि 3 तरीके की क्रस्टल अपलिफ्टमेंट जो होती है ना, 3 तरीके की होती है। सबसे पहला इन्होंने बताया एंटविंचक्लिंग डेवलपमेंट।
एंटविच क्लिंग का मतलब होता है डेवलपमेंट, विकास होना। अब इनकी 3 स्टेज थी इस एंटविच क्लिंग की। फस्टिजिंडे एंटविंचक्लिंग, ग्लिच फॉर्मिंग एंटविंचक्लिंग, अबस्टिजिंडे एंटविंचक्लिंग। अब जो सबसे पहला है अफस्टिजिंडे, इसको मानो आप यूथ स्टेज, ग्लिच फॉर्म को मानो आप मैच्योर स्टेज, और अबस्टिजिंडे को मानो आप ओल्ड स्टेज। तो जो आपके यूथ स्टेज में होता है वही आपके अफस्टिजिंडे एंटविंचक्लिंग के यहाँ पे भी होता है। आपको आराम दिया जाएगा, आपको घर प्रोवाइड किए जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। तो आपको फस्टिजिंडे को यूथ स्टेज से क्या करना है, आपको फस्टिजिंडे को यूथ स्टेज से कंपेयर करके, कंट्रास्ट करके चलना है। यानी कि फस्टिजिंडे को आप यूथ स्टेज जैसा ही मानो कि जो जो कैरेक्टरिस्टिक यूथ स्टेज की है वही कैरेक्टरिस्टिक आपकी फस्टिजिंडे एंटविंचक्लिंग की होगी। और इसमें ये देखो आपके अब की बार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आया था, आपको कैसे दे दिए थे, ये आपको दे दिए थे आपको एग्जाम में दे दिए था ऐसे मैच द फॉलोइंग, और इधर लिखे हुए थे ये 4 नाम। सबसे पहले एंटविंचक्लिंग, सेकंड आपका अफस्टिजिंडे, आपका ग्लिच फॉर्मिंग एंटविंचक्लिंग, और आपका अबस्टिजिंडे। और इसके सामने ये क्या लिख रखा था, ये कैरेक्टरिस्टिक जो आपके यहाँ पे लिखी हुई ना, ये लिखी हुई थी। अफस्टिजिंडे में क्या होता है, आपका वैक्सिंग, यानी कि आपका जो कन्वेक्स स्लोप है वे बनेंगे, और यहाँ पे जो स्पीड है डेवलपमेंट की या इरोजन की वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद ग्लिच फॉर्म में क्या होता है, आपका जो डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म हो जाता है। लास्ट है अबस्टिजिंडे, इसमें क्या होता है आपकी वार्निंग स्टेज, और इसमें जो डेवलपमेंट या आपका इरोजन होता है वो बहुत ही कम होता है, कम मात्रा में। ठीक है, आप बताओ किसी को अगर समझ में नहीं आया तो। रिपीट कर दीजिए। रुचि, क्या रिपीट करना है? बताओ रुचि, क्या रिपीट करना है, मैं वही रिपीट कर दूंगी। रुचि इज देयर इन द क्लास? बताओ रुचि। अश्विनी, भास्कर, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? और देखो कल जो मैं टॉपिक करवाऊंगी ना उसका भी पीडीएफ आपको इसी में अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो कल जब क्लास होगी ना तो उससे पहले ये जो आपका टॉपिक है ये पढ़ के आना आप लोग। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। अभी आपको देखो ये अभी दिखाती हूँ, ये क्या लिखा हुआ था, सन ऑफ एल्बर्ट पेंक। आपके जो वोल्टर पेंक है ना, ये आपके एल्बर्ट पेंक के क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, रिवर लेबल समझ में नहीं आया रुचि, आप क्या कह रहे हो मेरे को? आप इतने बोलो, मैं लास्ट में आपकी जो है क्वेरी लेती हूँ। इतने हम अपना जो ये विलियम मॉरिस डेविस का है ना इसको खत्म कर देते हैं, पेंक का, सॉरी। इसके ये स्टेजेस के भाई नाम किसी को नहीं भूलने हैं। बच्चे ऐसे सोचते हैं कि इन स्टेज से नहीं पूछते हैं, लेकिन इन्होंने अब क्या किया है, जो आपका विलियम मॉरिस डेविस है ना उससे इंटरेस्ट हटा के अब इन पे इंटरेस्ट अपना ले आए हैं। तो याद रखना, जो जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज है और आपके ओल्ड स्टेज की होगी वही आपकी होगी अफस्टिजिंडे की। अफस्टिजिंडे की में कैरेक्टरिस्टिक आएंगी यूथ स्टेज की। आपके ग्लिच फॉर्म एंटविंचक्लिंग में आएगी आपकी मैच्योर स्टेज की।
और आपके अवस्टी जिंडे एंड ट्विंकलिंग में आएगी किसकी? ओल्ड स्टेज की। अब ये डायग्राम समझो, सेम डायग्राम है, बस इसमें ये देखो, ये पहले आपको एक वर्ड दिख रहा होगा प्राइम एम्पर्फ। अब ये प्राइम एम्पर्फ क्या होता है? प्राइम एम्पर्फ वो पार्ट होता है जहां से अभी आपका अपलिफ्टमेंट और इरोजन शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, अपलिफ्टमेंट से पहले की जो सिचुएशन है उसको बोला जाता है प्राइम एम्पर्फ। अब आपको याद रखना, ये अपस्टी जिंडे, ग्लिच फॉर्मिंग और अबस्टी जिंडे, ये याद रखना, एफ पहले आएगा और बी बाद में आएगा। तो आपका जो ये अपस्टी जिंडे एंड ट्विंकलिंग है, इसमें क्या होता है, आपका जो अपलिफ्टमेंट है यानी कि किसी भी माउंटेन के उठने की जो दर है वो ज्यादा है, और यहाँ पे इरोजन जो है वो क्या है, आपका रेट ऑफ इरोजन कम है, यानी कि इरोजन कम मात्रा में हो रहा है, हो तो रहा है बट कम हो रहा है, पर ज्यादा अपलिफ्टमेंट हो रहा है। फिर आपका जो ये सेकंड स्टेज है, इसमें आता है आपका जो ये है अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों इक्वल हो जाता है। और जो आपका थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका अपलिफ्टमेंट कम हो जाती है और इरोजन ज्यादा हो जाता है, और ये आपका लैंड फॉर्म सी लेवल को प्राप्त कर जाता है। इस सी लेवल को आप बेस लेवल भी बोलते हो, कि इसके बाद कोई भी नदी इरोजन नहीं कर सकती है। अब ये देखो, ये आपको बता रखा है अपस्टी जिंडे एंड ट्विंकलिंग। अपस्टी जिंडे एंड ट्विंकलिंग में क्या होता है, आपका वैक्सिंग स्टेज, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कन्वेक्स। यहाँ पे आपके जो स्लोप बनेंगे वो कैसे बनेंगे, कन्वेक्स, और आपकी एक्सेलरेटिंग यानी कि बहुत तेजी से आपका लैंडफॉर्म बनेगा। Prime Empire is surrounded by a series of benches called as Piedmont Trippon। जो प्राइम एम्फर में ना, इसमें आपके क्या है, बहुत सारे बेंचेस से मिलते हैं, तो गोल गोल जो है इसके चारों तरफ बेंचेस मिलते हैं, जिसको क्या बोला गया, पिडमोन। ये याद रखने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका ग्लिच फॉर्मिंग एंड ट्विंकलिंग। इसमें क्या होता है, आपका यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म, यानी कि इसमें आपका अपलिफ्टमेंट और इरोजन दोनों एक जैसा होता है। और अबस्टी जिंडे में आपका कैसा होता है, कनकेव स्लोप, यानी कि वार्निंग डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप। इसमें आपका लेटरल इरोजन यानी कि नदी की चौड़ाई ज्यादा, जबकि जो वैली की वाइडनिंग है वो कम होती है, यानी कि गहराई कम होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके नाम है ग्रेविटी स्लोप और बोश स्लोप और हाल्डन हैंग। इंसेलबर्ग को एंड्रम बोला गया है, विच में बी कंसिडर्ड टू। अब देखो, एक बात याद रखना, जैसे आपके डेविस ने पेनी प्लेन वर्ड दिया है, तो ऐसे ही उस खाली मैदान को जिसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे टीले मिलते हैं, उसको डेविस ने तो पेनी प्लेन का है, जबकि उसी मैदान को आपके जो पेंक है, पेंक ने क्या दिया है, आपके उसी को पेंक ने लिया है एंड्रम के नाम से, जबकि जो मोनेडनोक जो आपके डेविस ने दिया, उन मोनेडनोक के नाम पर जगह पर पेंक ने उनका नाम दिया है इंसेलबर्ग। ठीक है, तो ये आपका हिंदी के लिए भी है, अपस्टी जिंडे, ग्लिच फॉर्मिंग एंड ट्विंकलिंग, और अबस्टी जिंडे में क्या होता है, ये आपको मैंने क्या कर दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कल भी पूछ सकते हो। अब पेंक के मॉडल का इवेल्युएशन है, तो पेंक के मॉडल का इवेल्युएशन क्या है, कि कुड नॉट बी करेक्टली इंटरप्रेट। देखो, ये जो आपका पेंक है ना, पेंक के मॉडल का जो इंटरप्रिटेशन है, इंटरप्रिटेशन यानी कि इससे पेंक के मॉडल से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन ली थी ना हमने, उसका ज्यादा अच्छे से हम फाइंड आउट कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि इनका जो लैंग्वेज थी वो जर्मन लैंग्वेज थी, और इनके तो हमें जो है बहुत कम नॉलेज मिल पाई है। ठीक है, उसके बाद ये कहते हैं कि पेंक का जो कंसेप्ट है पैरेलल रिट्रीट और स्लोप, ये बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पैरेलल रिट्रीट का कंसेप्ट किसने दिया है, पैरेलल रिट्रीट का कंसेप्ट दिया है आपके पेंक ने।
और पेंक कहाँ के? आपके अमेरिकन जियोलॉजिस्ट हैं। याद रखना ये इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन में सिर्फ इतना ही आएगा कि इनकी जो थ्योरी है उसमें जो लैंग्वेज है वो थोड़ी हार्ड है बस, और सारे इनकी थ्योरी के रिगार्डिंग पॉजिटिव एस्पेक्ट रहे हैं। तो ये अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं? पॉइंट में नोट्स बनाने हैं ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए। और ये आपका रहा पेंक के मॉडल का मूल्यांकन हिंदी में कि जो जर्मन भाषा है, जर्मन भाषा में प्रकाशित होने से और अंग्रेजी अनुवादकों द्वारा उनके विचारों की गलत व्याख्या करने के कारण इनकी जो व्याख्या वो अच्छे से नहीं की जा सकती, इनकी बुक का ट्रांसलेशन नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, ये बोला है आपके पेंक ने। और कोई इन्होंने अपनी थ्योरी, इनकी थ्योरी के रिगार्डिंग कोई भी जो है आपकी कोई भी जो है नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आए इनकी थ्योरी के रिगार्डिंग। अब है आपका ये जो थर्ड थ्योरी है वो है जियोमॉर्फिक मॉडल ऑफ एलसी किंग। एलसी किंग की जो थ्योरी है वो बहुत ही छोटी सी है, बस याद रख लेना कि एलसी किंग ने क्या क्या दिया है। देखो, एलसी किंग ने आपका इन्होंने भी क्या है, लैंडस्केप साइकिल दिए है इन्होंने, एपिजीन साइकिल दी है इन्होंने। अब ये पेडिपिलिनेशन साइकिल, अब आपसे पूछा जाएगा कि पेडिपिलिनेशन साइकिल किसने दी है, तो पेडिप्लेन वर्ड आपके दिया है एलसी किंग ने, और पेडिप्लिनेशन साइकिल भी आपके किसने दिया है? एलसी किंग ने। और इन्होंने हिल स्लोप साइकिल भी दी है। ठीक है, इनका ये जो मॉडल है ये कहाँ पे बेस्ड है? इनका मॉडल है बेस्ड है आपके साउथ अफ्रीका के सेमी एरिड और एरिड जो आपका है सवाना रीजन का, उसकी स्टडी से इनको क्या मिला है, इन्होंने अब उसकी स्टडी करके यहाँ अपना ये क्या दिया है, अपना मॉडल दिया है। और एलसी किंग ने ये बताया, ये देखो ये आपकी जो 4 एलिमेंट है ना, ये जो आपका स्लोप होता है, स्लोप मतलब ढाल, इसके 4 एलिमेंट है, समिट, स्कार्प, डेब्री, स्लोप एंड लास्ट में पेडिमेंट। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एलसी किंग के द्वारा जो आपके स्लोप एलिमेंट के नेम है वो बताओ। तो आपको वे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी में समिट, क्रैश ये डाल दिया जाएगा, आपको करेक्ट याद होने चाहिए। एलसी किंग ने दिया है समिट, डेब्री, स्लोप, स्कार्प और पेडिमेंट। ठीक है, ये याद रखना। आपका समिट क्या होता है? देखो, ये सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग होता है आपका समिट, ये कन्वेक्स शेप में। उसके बाद होता है स्कार्प। स्कार्प क्या होता है? एक खड़ा भाग, यानी कि खड़ा ढलान, ये होता है स्कार्प या इसको। ठीक है, उसके बाद है आपका डेब्रीज स्लोप। डेब्रीज स्लोप में ऐसे ये होता है आपका डेब्रीज स्लोप या फिर, ठीक है। उसके बाद होता है आपका पेडिमेंट। पेडिमेंट ऐसे, ये होता है आपका एक स्लोप। सबसे ज्यादा इरोजन किसके होगा? आपके स्कार्प का इरोजन सबसे ज्यादा होगा, और डिपोजिशन सबसे सबसे ज्यादा इसे डेब्रीज स्लोप पे। इसको डेब्रीज स्लोप क्यों बोला गया? क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा आपकी डेब्रीज रुकती है, इसलिए इसको डेब्रीज स्लोप बोला गया है। ठीक है, ये देखो, यह सबसे पहले वैक्सिंग स्लोप, फिर फ्री स्लोप, फिर डेब्री स्लोप और पिडमोन। ये 4 स्लोप किसके द्वारा दिए गए हैं? आपके पेंक के द्वारा। क्रेस्ट, समिट को क्रेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद ये इन्होंने स्कार्प, स्कार्प को फ्री फेस। उसके बाद डेब्री स्लोप, डेब्री स्लोप को आप रेक्टिलिनियर स्लोप भी बोलते हो। लास्ट में बनता है पेडिमेंट। पेडिमेंट कैसे बनते हैं? बैक वेस्टिंग, यानी कि पीछे, पहाड़ के पीछे हटने की वजह से और उनके मिल जाने की वजह से आपके पेडिमेंट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये जो थ्योरी है ना तीनों की, वो कंप्लीट हो गई है, डेविस की, पेंक की और एलसी किंग की। अगर यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार से, तो वो पूछ सकता है मेरे से, और मैं आपके ये जो नोट्स है ये अभी क्लास में अपलोड कर दूंगी। पेंक का मैप नहीं समझ में आया सविता? कोई नहीं, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। रिवर की अवस्था यानी कि रिवर की स्टेजेस,
रुचि, रिवर की 3 स्टेज है आपकी, यूथ स्टेज, मैच्योर स्टेज और ओल्ड स्टेज। देखो यहीं से समझ लो, आप सविता को पैंक का मैप नहीं समझ में आया था, है ना? तो पैंक का मैप निकाल देते हैं, यानी कि डायग्राम निकाल देते हैं। इसमें जैसे आपकी 3 स्टेज थी ना, डेविस के में यूथ, मैच्योर, ओल्ड, ऐसे ही आपके पैंक के में 3 स्टेज है, आपस्टी जिंडे, ग्लिच फॉर्मिंग और आबस्टी जिंडे। आपस्टी जिंडे में क्या हुआ है, जो आपके ये माउंटेन के उठने की दर है ना, ऊपर उठने की दर वो ज्यादा है और इस पे इरोजन कम है, ठीक है। सेकंड में क्या है, आपका ये उठने की दर और इरोजन दोनों इक्वल मात्रा में हो रहे हैं। और थर्ड में क्या है, आपका अपलिफ्टमेंट तो कम हो रहा है, इरोजन ज्यादा हो रहा है। जब इरोजन ज्यादा होगा और अपलिफ्टमेंट कम होगा, यानी कि इसमें आपका उत्थान कम होगा, तो इसकी जैसे इसकी हाइट, इरोजन ज्यादा होने की वजह से इसकी हाइट डिक्रीज हो जाएगी और ये एक समतल मैदान में विलीन हो जाएगा। और उस समतल मैदान को आपके पैंक ने बोला है एंड्रम्फ, और इस पे जो छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है उसको बोला गया है इंसेल्बर्ग, ठीक है। अब जो सविता है, सविता ने का क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अब है आप रुचि का क्वेश्चन कि मैम रिवर की स्टेज समझ में नहीं आई है। तो रिवर की 3 स्टेज है। देखो सबसे पहले आपका यूथ स्टेज, यूथ स्टेज के बाद मैच्योर, मैच्योर के बाद ओल्ड। हमेशा याद रखना कि यूथ स्टेज में नदी क्या करती है, आपकी यूथ स्टेज में नदी, जो आपकी नदी है ना, नदी की जो घाट है उसको गहरा ज्यादा करती है, यानी कि गहराई बढ़ा देती है। और जबकि आपकी मैच्योर स्टेज में ये गहराई बढ़नी बंद हो जाती है, आपकी चौड़ाई बढ़ना शुरू हो जाती है ऐसे। और आपकी ओल्ड स्टेज में भी चौड़ाई बढ़ती रहती है। और इसमें क्या होता है, आपका जो घाटी का जो इरोजन है वो ज्यादा होता है। इन दोनों, आपका मैच्योर और ओल्ड स्टेज में वर्टिकल इरोजन नहीं होता है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है या कोई भी डाउट है तो वो बता दो, क्योंकि हमारा जो ये थर्ड टॉपिक है ये भी कंप्लीट हो गया है। और कल हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप वाला वो हम शुरू करेंगे। लेकिन इन दोनों के नोट्स मैं आज अभी अपलोड कर दूंगी, क्योंकि नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो आप एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। अभी आपके नोट्स मैं अपलोड कर देती हूँ। और कल आपको सबको पता है हमारी इसी टाइम पे 8 बजे क्लास होगी, और कल हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। So students, is there any doubt regarding any question of this theory, landform development theory? So you can tell me. So today you revise these theories. I'll upload your notes. ठीक है, welcome Ruchi. I'll upload your notes of this theory and your next topic, slope elements topic, also notes are uploaded, so you can read once, and tomorrow you will tell me if you have any problem, if you have faced any problem regarding this theory. ये थ्योरी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटे, ठीक है। ओके, वेलकम भास्कर। और अब मिलते हैं कल 8 बजे फिर से। कल आपको क्लास ज्वाइन करनी है, और बेटे जो ग्रुप में नहीं है ना वो ऐड हो जाओ, क्योंकि कभी कभी क्लास नहीं पॉसिबल हो पाती है, नहीं हो पाता है, कोई वर्क हो जाता है, तो मैं आपको वहां मैसेज कर देती हूँ ताकि आप पैनिक ना हो। टेलीग्राम चैनल पे सब ज्वाइन हैं तो ज्वाइन कर लो। ओके, सो टेक केयर स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट सविता, बाय बाय एवरीवन।